गुरुवंदन। इच्छामि खमा समणो वंदी ऊझावणी जाय निस्सहियाय मते वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंदी ऊझावणी जाय निस्सहियाय मते वंदामि। इच्छकार सुखराई सुख तप शरीर निरावाद सुख संयम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी जी। इच्छामि खमा समणो वंदी ऊझावणी जाय निस्सहियाय मते वंदामि। इच्छा कारण संधीचा भगवान अभूठ्योमी अभ्यंतर रायम खामेऊ इच्छम खामेमी रायम जम किंचित अपद्यम पदपद्यम भत्ते पाणी निये व्यावते आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उगरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहिणम तुहुम वा वायरम वा उद्धे जानह अहम न जानामि तत्समिच्छामि तक्रम। साहेब जी शुभ शाखा वाचो। हे गुरु बसायद इच्छामि खमा समणो वंदी ऊझावणी जाय निस्सहियाय मते वंदामि। इच्छा कारण संधीसाव भगवान वायना संधीसाव इच्छम इच्छामि खमा समणो वंदी ऊझावणी जाय निस्सहियाय मते वंदामि। इच्छा कारण संधीसाव भगवान वायना लेशु इच्छम इच्छामि खमा समणो वंदी ऊझावणी जाय निस्सहियाय मते वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करशो जी। मौर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वकारो ए सुबंचनुकारो सर्वपापपणासनो मंगलानं च सर्वेतिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियानो जगुरु जगानंद जगनाहो जगवंत जय जगप्रिया जय सुयाण पवो तीर्थयराणम अपक्षिमो जय जय गुरुलोकाणां जय पामहा सर्वारिष्टगुणशय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जगत्शलाकया नेत्रममीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। मते वंदामि साहेब जी। शरीर ने जे तत्वों जे घटको જોઈએ એની અંદર જે છે સ્નિગ્ધ રસ સ્નિગ્ધતાનો રસ જે છે એ શરીરને અનિવાર્ય છે। હવે દરેક રસો એની લિમિટમાં सबको अपना अपना जो है एक लिमिट होती है उतनी लिमिट में चाहिए। अब स्निग्धता उसको दो ही प्रकार से मिलती है, या तो उसको जो है ये घी से मिलेगी और या तेल से मिलेगी। ये दो पदार्थ हैं जिससे शरीर को अगर स्निग्धता मिल रही है तो शरीर में किस अंग को कौन सी चाहिए साहब, किसको कैसी चाहिए, किसको किस प्रकार की चाहिए, तो ये शरीर के लिए अनिवार्य हो गया। अब शरीर भी अपनी उम्र, आयुष्य, उम्र और उसके साथ में वजन और उसके साथ में हाइट, इन तीनों का गुणाकार किया जाता है। आपकी उम्र कितनी है, आपकी हाइट कितनी है और आपके शरीर का वजन कितना है, अगर इन तीनों का गुणाकार करके बरोबर माप निकाला जाए तो आपको प्रतिदिन की 20 ग्राम की स्निग्धता की आवश्यकता है।
अब प्रतिदिन की 20 ग्राम की आवश्यकता किसमें से ले रहे हो, हर चीज का माप दे दिया है। अब ये गणित बैठाकर प्रत्येक के शरीर का माप दे दिया है। अब ये माप जो है आप देखो तो हमारे शरीर को सॉल्ट की आवश्यकता कितनी है, शुगर की आवश्यकता कितनी है, ऑयल घी की स्निग्धता की आवश्यकता कितनी है, कैल्शियम की आवश्यकता कितनी है, प्रोटीन की आवश्यकता 50 से 60 ग्राम की एक मैच्योर पर्सन के लिए बताई। तो सबके लिए अलग अलग हिसाब सबके लिए दे दिया। अब आज तो इंटरनेशनल नॉर्म्स भी दे दिए कि डायबिटीज जो है ये है, इतना लेवल है, ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए कि भी 120 हो और नीचे का 80 तक हो, आपका बिल्कुल सही है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के लिए ये सब माप बनाकर, लेकिन इंटरनेशनल मापदंड साइंस वाले बदलते रहते हैं। पहले क्या था अभी क्या है। पहले डायबिटीज के प्रमाण के लिए कहते थे कि ये लेवल आपका सही है, अब बदल करके कह रहे नहीं 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 ये लेवल नहीं, ये लेवल सही है। अब लोग यहाँ तक ले आते हैं। अब वो मापदंड आपको दे दिया, वो मापदंड किसका है, कहाँ के लोगों के हिसाब से है। आप अब यूएस का मापदंड इंडिया में चलेगा कि इंडिया का मापदंड यूएस में चलेगा सर। शरीर वहां का बदल गया, क्लाइमेट बदल गई, आहार विहार बदल गए, सारी सिस्टम बदल गई, तो वहां के मापदंड यहाँ नहीं चलते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस वालों ने एक यूनिफॉर्मल जो है यूनिवर्सल फॉर्मूला बना दिया, इंटरनेशनल मापदंड उन्होंने फिक्स कर दिए। वो फिक्स कर दिए तो बोले सब के लिए एक ही मापदंड रखो बस, इस लेवल तक डायबिटीज है, इस लेवल तक ब्लड प्रेशर है, इस लेवल से ऊपर जाए तो उसको डायबिटीज कह दो, इस लेवल से ऊपर जाए तो उसको ब्लड प्रेशर कह दो, इस लेवल से ऊपर जाए तो थायराइड कह दो, थायराइड का मैं इस सबके अंदर उन्होंने इंटरनेशनल मापदंड किया है। अब क्यों किया है, किस तरह से सही है, किस तरह से गलत है, ये बात भी समझने जैसी है, विचारणीय। बड़ा अच्छा प्रश्न है संदेह, लेकिन अब सबको तो विचार नहीं आएंगे ना। सामान्य रूप से क्या करेंगे, तो सभी डॉक्टरों ने लैब के अंदर अपनी तरह से इंटरनेशनल लैब को मापदंडों को प्रिंट करके रख दिया। अब जो प्रिंट करके रख दिया उसके सामने पर्सनल पेशेंट का क्या आया कितना आया वो लिख देते हैं। अब वो जो पेशेंट का आया वो लिख देंगे, वो आपको बता देंगे साहब ये है ऐसा है, ये है ऐसा है, इतना है, इस तरह से है। तो फिर आपको बता देंगे हाँ साहब आप तो डायबिटीज वाले पेशेंट हो। अब डायबिटीज वाले बता दिया तो गोलियां दवाई पकड़ा दी था। किसी को बता दिया आप तो हाई प्रेशर के ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, तो आप अपनी तरह से हाई ब्लड प्रेशर के अंदर चले जाओगे। अब ये मापदंड ऐसा इंटरनेशनल मापदंड बता करके सबको पकड़ा दे, लेकिन अब कौन इसको चैलेंज कौन करेगा। अब गलत है सही है जो है जैसा है, थोड़े बरस बच जाएंगे तो फिर बदल देंगे, ये अपनी तरह से बदलते भी रहते हैं, ये इनका तरीका है। अब यहाँ हमको क्या देखना है, शरीर के अंदर स्निग्धता चाहिए। अब आपके शरीर में अगर ये स्निग्धता नहीं आएगी तो रूखापन जिसको बोलते हैं, रूखापन मतलब रुक्षता जिसको बोलते हैं आप, अगर ये स्निग्धता नहीं रही तो आपको बोलेंगे रुक्षता, ये रूखापन आ जाएगा संदेह। आप देखिए किसी की स्किन जो है बिल्कुल ऑयली होती है तो स्किन के ऊपर जो है चिकनाहट बनी रहती है, और किसी की स्किन बिल्कुल रुक्ष रहती है, रफ सरफेस रहती है, रफनेस बनी रहती है। तो ये बिल्कुल दोनों तरफ से गलत है। एकदम ओवर स्निग्धता बढ़ जाएगी तो भी तकलीफ है, और एकदम ओवर रुक्षता आ जाएगी तो भी तकलीफ है। तो दोनों के अंदर प्रमाण देखिए, तो दोनों का प्रमाण जैसे हमारे यहाँ पर आयमिल करते हैं, आयमिल की उंगलियां करते हैं, तो उनके शरीर में घी तेल नहीं जाता है। अब नहीं जाता है तो रुक्षता आएगी, साहब रफनेस उनकी बढ़ेगी, रफनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, शरीर में वायु बढ़ेगी। अब शरीर में वायु बढ़ेगी तो वायु की ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे बड़ी अच्छी है ऑयल चाहिए था। अब रुक्षता के सामने उसको अगर स्निग्धता मिल जाती है तो लेवल बैठ जाता है, लेवल बैठ जाता है तो वो जो वायु का प्रकोप हुआ था वो कम हो जाता है।
ये सामान्य नियम है, आयुर्वेद शास्त्र का बिल्कुल सही नियम है। तो जो लोग ज्यादा जो है रुक्षता बढ़ा रहे हैं तो उनके शरीर में, तो हम कैसे करते हैं साहब, जैसे लोग खाखरा खाते हैं तो खाखरा रुक्ष पदार्थ है, तो लोगों ने क्या किया, खाखरा के ऊपर घी लगा दी। तो घी लगाने से क्या हुआ, खाखरा की रुक्षता भी कम हो गई और इधर आपको स्थान में स्निग्धता भी मिल गई। खाखरा भी खाने को मिल गया, घी भी खाने को मिल गया। लेकिन अब खाखरा के ऊपर तो कोई तेल नहीं लगाएगा ना, वो घी लगाते हैं सब। लेकिन अब आपका घी सही है कि गलत है वो देख ले। अब घी जो है ये हजारों वर्षों की एक संज्ञा बनी हुई है, इट इज ऑलरेडी नाउन। अब घी शब्द चल रहा है हजारों साल से, तेल शब्द चल रहा है हजारों लाखों साल से चल रहा है, लेकिन आज वो घी की क्वालिटी वैसी नहीं है, शुद्धता नहीं है घी में। तेल जो है, ऑयल है, तो तेल के अंदर उस प्रकार की इतनी शुद्धता नहीं है। अब वो पदार्थ हमारे शरीर में जाएंगे तो ब्लॉकेज बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं वो अंदर जो है इकट्ठे होकर जमने की कोशिश करेंगे ना, तो ये नुकसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप। उस जमाने में हिंदुस्तान के अंदर 1947 में व्हेन द इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था, उस समय गंती में खाली 35-38 से 40 करोड़ तक की आबादी। एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया टुडे, after the 75 years of the Indian independence, 100 crores population is already increased. अब देश तो वही है, जमीन तो उतनी है, धरती तो कोई बड़ी नहीं है, धरती पर पॉपुलेशन जरूर बढ़ गया। तो अब लोगों ने क्या कर दिया, हर चीज के लिए यांत्रिकरण करके ऑयल को भी मशीनों के साथ जोड़ दिया। अब शुद्धता बनी नहीं है साहब। और फिर जो है ऑयल मिलों ने उसमें से जो है बिल्कुल तत्व ही निकाल दिया, केमिकलाइज कर दिया। अब वो आपकी बॉडी में जाकर के कैंसर कर रहा है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, शुद्ध घी तेल मिलता ही नहीं है, फिर भी जो है वो अपनी तरफ से जो भी ला करके खा रहे हैं। तो ये केमिकल वाला जो ऑयल है, कि जो अब केमिकल ही बचे हैं, ऑयल बचता ही नहीं है, वो आपके शरीर में जो है केमिकल की प्रॉब्लम से अब वो घुटनों की तकलीफ, कमर की तकलीफ, वायु का प्रकोप और बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। सिद्ध चीज नहीं है। अब तेलों के अंदर जो अलग अलग प्रकार के तेल थे, इन तेलों के अंदर जो अलग अलग प्रकार के तेल थे, तो उनके अंदर क्या था, ये कैस्टर ऑयल जो था, तो इसके अंदर तो वायु नाशक गुण है। इधर ये तिल का तेल था, इसमें भी वायु नाशक गुण है। इधर सरसों का तेल जो था, मस्टर्ड ऑयल है, उसमें वायु नाशक गुण अच्छा है, क्योंकि तेल भी है, कैल्शियम भी अधिक मिल रहा है और वात नाशक गुण भी मिल रहा है। अब तीनों काम हो रहा था। तो हमारा जो स्ट्रक्चर शरीर बना है, तो वो तो वात पित्त कफ का ही है। अब आप वायु कैसे घटानी है, वायु का प्रमाण कैसे घटाना है, तो उनको पहले ही देख लेना चाहिए, समझे कि नहीं, कि अब कौन सा तेल किस रूप में खाने में आए तो शरीर का वात प्रकोप घटता है। पैरालिसिस नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, नीर जॉइंट्स के पेन नहीं होंगे, रोमेटिज्म नहीं होगा, आर्थराइटिस नहीं होगा, गाउट नहीं होगा, साइटिका नहीं होगी, क्योंकि ये सब वायु की बीमारियां हैं, वात प्रकोप की बीमारियां। और वात प्रकोप बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ हमको जो है जिसमें वायु नाश करने का गुण अच्छा है वही यूज करना है। तो नंबर 1 सबसे ज्यादा वात नाशकता का गुण कैस्टर ऑयल में, ओरिजिनल प्योर फॉर्म में हो। नंबर 2 उससे कम जो है मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में, उससे कम थोड़ा तिल के तेल में है। तो तीनों में है, अब इसके सिवाय दूसरों में नहीं मिलेगा। तो अब आप कोकोनट ऑयल लीजिए तो वात नाशक गुण नहीं है, ऑयल जरूर है। आपके यहाँ पर जो आ रहा होगा आलमंड ऑयल जो है, अब वो बादाम का तेल है। फिर ऑलिव ऑयल जो है वो भी एक अलग फल का तेल है। फिर पाम ऑयल है, वो भी अलग तेल है।
अब सैकड़ों वस्तुओं के तेल निकलते हैं साहब। अब कौन सा उपयोगी है, कौन सा उपयोगी नहीं है, कैसा है। एक लौंग देखा है, लविंग के अंदर तेल होता है साहब, क्या लगेगा, तो वो भी तेल, उसके गुणधर्म और ही अलग है साहब। उन गुणधर्मों का उपयोग करिए। अजवाइन देखा है, अजवाइन के अंदर तेली पदार्थ निकलता है, अगर उसको सुगंध के रूप में भी सूंघ लिया जाए तो भी सिर दर्द मिट जाता है। लौंग का तेल या लौंग को उबाल करके भी खा लिया जाए तो सर्दी खांसी कफ मिट जाती है। लौंग का तेल बड़ा अच्छा एंटीबायोटिक होता है, बहुत अच्छा काम करता है ऐसा। ऐसी स्थिति के अंदर आपको खास देखना चाहिए। अभी यूएस के अंदर वापस ओमिक्रॉन के प्रमाण इन परसेंटेज बढ़ रहे हैं। आप ये छोटी अंगुली से 2 ड्रॉप खाली ऑयल नाक में लगा लो, खास करके जब बाहर जाना है, बाहर जाते टाइम बस छोटी अंगुली को लगाया, 1-2 ड्रॉप लगा करके दोनों, तो जैसे ही कोई भी बैक्टीरिया आए, वायरस आए, तो पहले ही वो नाक के साथ में ऑयल के साथ चिपक जाए, ताकि नींद में अंदर ही ना जाए। और एवरीडे, अभी विंटर सीजन आएगी तो यही है, छोटी अंगुली जस्ट आपने ऑयल में लगा ली और अपने नाभि में लगा दिया करो। रोज सोते समय 2 ड्रॉप खाली अपनी नाभि में डाल दो, बढ़िया अच्छी बात है। अब खास करके नोजल ड्रॉप्स, नाक में जो है ड्रॉप डालना है तो घी के डालिए, बढ़िया अच्छे घी के 2 ड्रॉप नाक में डालिए, एसिडिटी मिट जाती है, पित्त का प्रकोप शांत होता है, तो उसके लिए घी काम का है। क्या ब्रेन के लिए घी काम का है, क्योंकि गुणधर्म है, जो तेल के अंदर वायुनाशक गुण है वो घी में नहीं है। क्या, तो तेल के अंदर जो कैल्शियम है वो भी घी में नहीं है, लेकिन घी के अंदर जो शीतलता है तो वो ज्यादा काम की है, तो वो आपके एसिडिटी पित्त को घटाएगी, क्योंकि एसिडिटी घटनी बहुत जरूरी है, पित्त का प्रकोप शांत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता नहीं जाना चाहिए, पित्त को घटाना है हमको, तो ये विशेषता करके आपको लोग नाक में डाल लेंगे तो फायदा है। अब नाक के अंदर डालने से ही सारे उनके गुणधर्म बदल जाते हैं सारे। आंख में 2 ड्रॉप डालिए घी के, प्योर गिर गाय का घी है तो वो आंख में डालेंगे, आंख के लिए काम हो जाएगा। जिन लोगों के नंबर चश्मे ज्यादा बढ़ रहे हैं, एसिडिक कंडीशन ज्यादा है, पैर के तलियों में जलन हो रही है, आगाग हो रही है, 10 ड्रॉप खाली घी के लेकर के आप अपने पैर के तलिए पर कांसे की कटोरी से घिसना शुरू करिए, या भले आप कैस्टर ऑयल लेकर के घिसेंगे तो भी चलेगा। आप देखेंगे 10 मिनट में तो काला काला हो जाएगा, समझेंगे इतना कालापन उसमें आ जाएगा कि शरीर की गर्मी उतर जाती है। જેને ગુજરાતીમાં તજા गर्मी કહેવાય છે, ખ્યાલ आएगा। नहीं तो शरीर की ऐसी गर्मी को निकालना है तो घी तेल अनिवार्य। अब क्या हुआ है, कई लोगों ने तो घी तेल नाम सुनते ही बिल्कुल डरते, नहीं 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 नहीं, घी नहीं लेना, तेल नहीं लेना, घी नहीं लेना, तेल नहीं लेना। अब वो बेचारे, उनके बाल देखो तो भूत जैसे बाल हो गए। अब वो ऐसे, और फिर भूत जैसे बाल हो गए, उसको बांधना ही नहीं, हवा में उड़ाते हुए खुले रख करके चलना था। अब वो फिर कैसे लगती है कि जिसको आप कहते हैं ना, हिंदी में चुड़ैल कहते हैं या गुजराती में डाकण जेम कहेवामां आवे छे, ऐसे खुले बालों को रख करके वो चले तो आप समझ लीजिए कि भाई साहब कौन है, समझे। तो ये सज्जन नारी का तो लक्षण नहीं। आप सुशील सज्जन है तो बाल तो बंधे हुए होने ही चाहिए। और ये अब आजकल जमाने की बात तो कुछ बोलने जैसी नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं रहेंगे तो समस्या बढ़ती जाएगी। तो बालों को भी, बालों की रूट्स में जाकर देखेंगे तो उनको भी कैल्शियम चाहिए, विटामिन सी चाहिए, समझे कि नहीं। तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उनको भी मिले। अब कभी कभी सिर दर्द वगैरह होता रहता है तो हम लोग घी की मालिश कर देते हैं, यहाँ पर इतनी देर 10 मिनट घी की मालिश करो, आपका कितना भी ब्लड प्रेशर हो तो भी ठंडा हो जाए, कम हो जाएगा। पैर के तलिए में घी की मालिश करके देखिए या कैस्टर ऑयल की मालिश करके देखो। आप पहले ब्लड प्रेशर चेक कर लो, रात को 9 बजे आप ब्लड प्रेशर चेक करो,
9:10 के बाद आप पैर के तलिए पर जो है घी की मालिश करो या कैस्टर ऑयल की मालिश करो। 20 मिनट के बाद फिर आप ब्लड प्रेशर चेक कर लो, आपका नॉर्मल आएगा। इतना सिंपल नियम है, लेकिन वस्तु पदार्थ शुद्ध तो होना ही चाहिए। और कांसे की कटोरी चाहिए घिसने के लिए। आप बोलो मैं प्लास्टिक की घिस दूं तो फिर नुकसान हो जाएगा। प्लास्टिक की कटोरी घिसने लगेंगे तो और बढ़ जाएगा फिर ब्लड प्रेशर। तो ये चीजें हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए, हर चीजों का प्रमाण है और हर चीजों का अपना अपना गुणधर्म है। तो प्राचीन काल से हमेशा लोग पहले गुणधर्म को प्राधान्यता दे रहे। अब गुणधर्म को प्राधान्यता दिए तो ये अब सीजन भी तो बदलेगी सर। अब सीजन बदलती जाएगी तो कब जो है आप देखेंगे कि रेनी सीजन आएगी, विंटर सीजन आ जाएगी, फिर आते आते समर सीजन आ जाएगी, फिर वापस रेनी सीजन आएगी। तो रेनी सीजन के अंदर क्या होता है, वायु का प्रकोप बढ़ता है। तो उस समय आपको रेनी सीजन में मस्टर्ड ऑयल जो है सरसों का तेल एज इट इज खाना चाहिए। अगर ये प्रमाण में खाने में आता है तो आपके वायु के रोग की चिकित्सा हो जाती है। फिर वापिस जब आप बदलेंगे तो बीच में 2 महीने दूसरी ऋतु आएगी था, उस समय आप खास करके जो है मूंगफली का तेल खा सकते हो, ग्राउंडनट ऑयल जो है। फिर वापिस बदल दिए, आपने विंटर सीजन के अंदर आई। अब किस देश में ठंडी कितनी पड़ती है, किस देश में कम ज्यादा पड़ती है था। यहाँ देखिए तो बम्बई तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, हाईली क्राउडेड सिटी है, कंजस्टेड सिटी है, तो यहाँ पर ठंडी का प्रमाण बहुत कम रहता है। और आपके यहाँ तो एटलांटा में कितना ज्यादा रहता है, माइनस कितने डिग्री पर चला जाता है। तो वहां के हिसाब से आपको जो है मस्टर्ड ऑयल है या जो है तिल का तेल है, ये ज्यादा फायदा करेगा। आप क्या समझते हो ऑलिव ऑयल सबसे ज्यादा अच्छा है? ऐसा नहीं है, जिसके अंदर जो गुण है वो देखिए। तेल के अंदर वो गुण है। फिर वापिस आप आइए, 2 महीने आपने जो है विंटर सीजन के अंदर तिल का तेल खाया या मस्टर्ड ऑयल खाया, फिर वापस बीच के 1-2 महीने जो है आप जो है सीजन बदल गई, आप फिर मूंगफली का खा लो। फिर वापस समर सीजन के अंदर आए तो कोकोनट ऑयल खा लो। अब जिनकी कंट्री जो है वो ऑन द सी शोर है तो वहां पर नारियल ज्यादा होते हैं, तो उनको कोकोनट ऑयल का ज्यादा यूज करना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर है या मैदानी क्षेत्रों के ऊपर है, वहां उनको मस्टर्ड ऑयल का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। गर्मियों के दिनों में समर सीजन में आप घी का उपयोग ज्यादा कर सकते हो। आप लोगों ने थोड़ा कल्पसूत्र वगैरह ध्यान से सुना हो तो वहां पर भी आपको 12 महीने की ऋतु परिवर्तन के साथ आहार में कैसा परिवर्तन करना चाहिए बताया है। ऋतु परिवर्तन, जब सीजन चेंज हो जाए तो आप अपनी तरफ से आहार में कैसे चेंजेस लाओ, किस प्रकार के चेंजेस लाओ, क्योंकि ऋतु के साथ शरीर को मेंटेन करना है। अब जैसे विंटर सीजन के अंदर आप ऑयल मसाज करके स्नान करेंगे, तो ऑयल मसाज करनी है तो वो किस ऑयल की मसाज करनी। अब जिनका शरीर वात प्रकोप वाला है उनको जो है या तो सरसों के तेल की या तिल के तेल की। अभी इनके माताजी का शरीर जो है वात प्रकोप वाला है, अब वायु का रोग है, तो आपको इन दोनों तीनों तेलों में से मिला करके भी करेंगे तो भी फायदा। और तीनों तेल मतलब कैस्टर ऑयल, तिल का तेल और ये मस्टर्ड ऑयल राई का मिक्स कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच अजवाइन डालिए, सूंठ डालिए और सिंधा नमक डाल के गर्म करके आप अपने घुटनों पर, कमर पर जहाँ मालिश कर लो तो आपकी बीमारी वैसे ही दूर हो जाएगी। ये क्यों डाले हमने, तो भी ये उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डाले। वैसे तेल का गुण है, लेकिन तेल को और गुणकारी बनाने के लिए सौंठ डाल दी, अजवाइन डाल दिया तो उसका गुण 10 गुना बढ़ गया, तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। अब जैसे सरसों के तेल के अंदर आपने जायफल का पाउडर बनाकर डाल दिया। जायफल मालूम है ना, एक छोटा सा आता है सुपारी जैसा, तो उसका धीरे धीरे पाउडर बना दो।
तो अब सरसों के ऑयल में जायफल का पाउडर बनाकर डाल के गर्म करके मालिश कर दो, बढ़िया पेन किलर का काम करता है। सबसे अच्छा पेन किलर का काम करेगा साहब। दोनों गुणधर्म साथ में मिल गए, संदेह नहीं। तो ये सामान्य रूप में मालूम तो होना बहुत जरूरी है ना। हर व्यक्ति को सामान्य रूप से मालूम होना जरूरी है। अब नहीं तो फिर आपको नुकसान होगा। फिर आप नहीं समझेंगे तो नुकसान भी उसी हिसाब से चलेगा। सब और छोटी छोटी बात है, समझे, बहुत छोटी सी चीजें हैं। आपने कभी इलायची मिलती है आपके वहां पर कांति में मले छे? जी बहुत मिलता अच्छा है। अब जी एक जी। दो इलायची, हाँ, सुबह सुबह एक दो इलायची आपने खा ली तो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। लेडीज लोगों के लिए हेयर फॉल कम होगा। इलायची खाने से ग्लो आ जाएगा, समझे कि नहीं। हेयर फॉल मजबूत, हेयर फॉल नहीं होगा तो बाल अच्छे मजबूत हो जाएंगे। मतलब वो स्किन पर भी काम कर रही है। स्किन के ऊपर जो पिंपल्स वगैरह होते हैं वो आपके कम, एक खाली इलायची से फायदा हो रहा है। अब आयुर्वेद शास्त्र ने तो क्या है कि हर चीज के गुणधर्म बता दिए। सबके गुणधर्मों के हिसाब से उसको मेडिसिन के रूप में उपयोग करना है। अगर आपको गुणधर्म मालूम ही नहीं है तो फिर आप उनका उपयोग नहीं कर सकोगे। अब आपको अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो किसी को, तो पानी की बाल्टी में 2-4 चम्मच जो है आप नमक डाल दो। सिंधा नमक होना चाहिए साहब। आप 2-4 चम्मच डाल करके उसी से अच्छी तरह से 10 मिनट तक धीरे धीरे स्नान कर लोगे, आपका ब्लड प्रेशर चला जाएगा। लेकिन आप पानी में नमक डाल के स्नान कर सकते हो, लेकिन नमक खाना नहीं है। चला, लोग नमक ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते रहते हैं लेकिन नमक कम नहीं कर रहे हैं, नमक बंद नहीं कर रहे हैं। ये उनके लिए तकलीफ हो रही है साहब। ये तकलीफ वो देगा, समझेंगे नहीं। तो ये आपको सोच समझ करके निर्णय करना है, क्योंकि गुणधर्म सामने स्पष्ट है। अब कौन सा तेल इसमें से, अब ये हो गया कौन सा कैस्टर ऑयल है, ये हो गया आपका कोकोनट ऑयल है, ये हो गया ऑलिव ऑयल है, समझे। एक हो गया पाम ऑयल है, जो मलेशिया वगैरह इंडोनेशिया से ज्यादा आता है। वो पाम ऑयल ऊपर से कैंसर करने वाला होता है। अब तो ऑयल भी जा रहा है और फैट आ रही है, सुअर की चर्बी, पिग फैट जो है, तो वो कोलेस्ट्रॉल निश्चित बढ़ाएगी साहब, ब्लॉकेज लाएगी। फिर निश्चित लाएगा तो ब्लॉकेज बढ़ेगी, तब जा करके और ज्यादा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता ना। घी तेल बॉडी डाइजेस्ट करने के गुणधर्म वाली है। घी तेल अगर असली शुद्ध है तो बरोबर बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट करती है, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ये तकलीफ। अब डाइजेस्ट करने के लिए कुछ तो फिजिकल श्रम तो चाहिए कि नहीं। अब शरीर का श्रम ना हो तो फिर बॉडी क्या करेगी। दोनों है माता जी, आपका कितना घंटे बैठे रहना पड़ता है? है। 24 घंटे में से 1 घंटा साहब भी जी, चलना होता है कि नहीं? नहीं साहब जी, मैं सुबह खाना बनाती हूँ, सारा किचन में 3-4 घंटे मुझे रहना पड़ता है खड़े। मैं पूछता सारा हूँ आप चलते कितना हो, 10 किलोमीटर चलते हो कि 2 किलोमीटर चलते हो? नहीं साहब जी, सिर्फ घर के अंदर जितना चलना होता है उतना चलती हूँ। फिर कैसे होगा? फिर कैसे? फिर तो और शरीर बढ़ेगा, वायु बढ़ेगी, घुटनों की तकलीफ बढ़ेगी साहब। अब खाना भी तो साहब खड़े खड़े बना रहे थे हो। साहब जी, खाने पे ही कंट्रोल किया है कि दोपहर का खाना खाने के बाद फिर कुछ नहीं खाना, सिर्फ शाम को 1 कप दिन छुपने से पहले उकाली लेती हूँ, बस फिनिश। है बस जिस तरह से है। अब शरीर का वास्तव प्रकोप आपका घटना चाहिए और फिर मूवमेंट्स होनी चाहिए। आप नीचे उतरते हो, जाते हो, चलते हो, फिरते हो, कुछ तो करते हो कि नहीं। ये साहब जी, घर में ही तो वहां पर 1 घंटे घूमने जाती है साहब। अब आप ये सोचिए कि आप बिल्कुल ही घूमने नहीं जाओगे, घर पर ही बैठे रहोगे। बिना बेन तमे जाओ छो कि नहीं? नहीं, चलो। अब ये अपनी तरफ से आप जब तक आपके शरीर को आप कोई मूवमेंट्स नहीं देंगे,
जॉइंट्स है तो जॉइंट्स को तो मूवमेंट्स चाहिए साहब। अब जॉइंट्स को जिस तरह से अंदर मूवमेंट्स लगेगी तब जाकर के वहां वायु इकट्ठा नहीं होगा, मतलब आपकी लैंग्वेज में स्टिफनेस नहीं आएगी। साहब जी एक्सरसाइज करते नहीं हैं। तो नहीं तो स्टिफनेस आपकी बढ़ती जाएगी साहब। आप एक्सरसाइज करने में बेस्ट है सबसे ज्यादा चलना है। आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर धीरे धीरे चलो धीरे, बाकी की जो करना है वो बाद में करना, पहले ये जरूरी हो गया। अब जाकर के लुब्रिकेशन वहां पर कम होगा तो लुब्रिकेशन तेल से बनेगा। आपके शरीर में घी तेल आना जरूरी है। आप जैसे आटा गूंथते हो आटा बनाते हो उसी समय 1-2 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल दिया करो। एक तो फायदा क्या होगा कि रोटी भी सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा और शरीर में वायु का प्रमाण नहीं बढ़ेगा। और होवे वहां तक गेहूं का आटा ही डाल दो साहब, गेहूं के बजाय आप ज्वारी का लीजिए, बाजरी का लीजिए, मकाई का लीजिए, और उसमें फिर घी तेल साथ में आ जाए तो दोनों ही काम हो जाएगा। क्योंकि बाजरी में कैल्शियम ज्यादा प्रमाण में मिलता है, गेहूं में इतना नहीं मिलता है। या अपनी तरह से चेंज करो, या वीक में एक ही दिन सिर्फ गेहूं का लो, दूसरी बार मत लो। अगर आप गेहूं ज्यादा ले लेंगे तो आपको जो है और वजन बढ़ जाएगा, अगर आप ज्वारी लेंगे तो वजन भी नहीं बढ़ेगा, दोनों काम हो जाएगा। तो ये मतलब मेंटेन करिए, लेकिन घी तो अनिवार्य है। अब घी आपके ब्रेन तक काम कर रहा है, मेमोरी तक काम कर रहा है, वहां तक घी की आवश्यकता है ब्रेन के लिए। अब डेली हम ब्रेन सेल्स का यूज तो कर रहे हैं ना। अब ब्रेन सेल का उपयोग आपका कितना हो रहा है? एवरी डे के अंदर अगर इतना 1 करोड़ ब्रेन सेल का यूज हो रहा है, 10 लाख का यूज हो रहा है, तो इतने परसेंटेज में शुद्ध घी चाहिए। नहीं है तो कम से कम अनमोल्ड ऑयल, बादाम का तेल काम का है कि जिसमें वो विटामिन ए उसमें ज्यादा मिलेगा आपको, उसके गुणधर्म उसमें मिल जाएंगे, तो वो काम का है। लेकिन प्रतिदिन की एक लिमिट आ गई। आप यहाँ के हिंदुस्तान में कुछ लोग जो है वो ढोकला के ऊपर, खमन के ऊपर भी ऑयल डाल के खाते हैं, वो पद्धति गलत है। ऐसे एक्स्ट्रा मत, वो भी तेल ही गलत है और फिर भी खा रहे हैं साहब। जब एक वस्तु ही गलत है और वो भी डबल खा रहे हैं तो नुकसान जरूर होगा। अब किसका रूट, सिर पर बालों के लिए रूट्स में भी उनको ऑयल चाहिए साहब। अब सबके लिए कंपलसरी है, क्या है, सबको जरूरी है। अगर है रूट में तो ऑयल को भी ऑयल मिल रहा है तो उससे भी आपके बालों की जो है बरोबर पकड़ बनी रहेगी। अब कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली जो है शैम्पू ही लगाओगे बाल पर, साबुन ही लगाओगे, तो फिर जो है वो बाल वैसे ही हर झड़ने लग जाएंगे। फिर आप शैम्पू और साबुन लगा के बोलोगे हेयर फॉल होता है, अरे होगा ही ना, फिर वो तो वैसे ही एसिडिक है और फिर आप बालों को तो कुछ भी नहीं दे रहे। तो ये आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा तो और नुकसान भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हमको नुकसान टालना है आपको। तो टालने के लिए आप पहले शुद्ध वस्तु की, पहले हमने अभी एक स्निग्धता की विचारणा की है, और इसमें खास करके जो एक कोल्ड स्टोरेज की प्रोसेस से ये तेल निकाला जाए लकड़े की घानी में, हीटिंग फ्रिक्शन ना हो। हीटिंग फ्रिक्शन होगा तो फिर तेल के कैल्शियम नष्ट हो जाएंगे। अब शरीर को देखिए, रोज की आपको कम से कम किसी को 800, किसी को 900, प्रेग्नेंट लेडी को 1200, इतने प्रमाण में कैल्शियम की आवश्यकता शरीर को रहती है। तो ये मत छोड़ दीजिए आप। तो ये आवश्यकता आप समझ करके चलेंगे तो खास काम में आ जाएगा। तो ये एक विषय है। अब स्निग्धता इतनी ज्यादा ओवर हो जाए और रुक्षता बिल्कुल ना रहे, वो भी काम के नहीं। या रुक्षता 100% चली जाए, स्निग्धता 0 कर दो तो भी जरूर नहीं। उल्टा मत करिए, मेंटेन करने की कोशिश करिए। समझे? अगर आप खाखरा खाते हो तो खाखरा बंद करके अगर गेहूं का दलिया बना लिया, ज्वारी का दलिया बने, उसमें 1 चम्मच घी डाल के खाओ तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा, शरीर को न्यूट्रिशन भी ज्यादा मिलेगा।
दोनों तरफ से फायदा हो जाएगा। अगर किसी को डर है घी खाने से फैट बढ़ जाती है तो वो घी गलत होगा तो ही बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। नहीं खाना है घी तो इसमें से आप तिल का तेल खा लो। 1 चम्मच दलिया है, फर्स्ट क्लास गरम फ्रेश दलिया, 1 चम्मच आप तेल डाल करके खा सकते हो। अगर दूध भी अगर गाय का शुद्ध मिलता है उसी में गाय के घी का भी 1 चम्मच डालकर पीते हो तो डबल गुणाकार गण बनेगा, डबल फायदा कर देगा। देशी गिर गाय का दूध और देशी गिर गाय का घी दोनों मिक्स करके आप ले लो, फिर तो आपको देखना ही क्या साहब, फिर वो ब्रेन के लिए ब्रेन टॉनिक बन जाता है, मेमोरी के लिए अच्छा टॉनिक बन जाता है, विटामिन उसके अंदर मिल जाएंगे, विटामिन B1 B6 बढ़ जाएगा आपका। अगर जो लोग दूध पी ले रहे हैं गाय का दूध और उसके अंदर साथ में अगर थोड़ी सौंफ डाल दो तो इलायची डाल दो तो आपके लिए मेमोरी का टॉनिक बन जाएगा और डाइजेशन के लिए भी बड़ा फायदा हो जाएगा। दोनों प्रकार है कहने का मतलब। लेकिन अगर वो शुद्ध दूध ही नहीं है तो तकलीफ होगी। दूध बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए और देसी गिर गाय का होना चाहिए। मान लो गिर गाय नहीं है तो देसी गाय का तो कंपलसरी होना चाहिए। अब जर्सी गाय का आएगा तो नुकसान करेगा, भैंस का दूध भी आएगा तो नुकसान करेगा। तो ये चीजें जो है खास समझने जैसी जरूर। लेकिन हाँ अगर बिल्कुल शरीर आपका दुबला पतला है कमजोर है तो भैंस का दूध फायदा करेगा, उसके लिए अच्छा है। लेकिन सबके लिए तो नहीं है ना, चेंजेस आएगा तो उस हिसाब से बनाएंगे। तो ये जो है शरीर को हम बरोबर देख रहे हैं, शरीर के लिए भी काम का है, शरीर की बॉडी के अंदर तेल काम का है, शरीर के बॉडी के बाहर स्किन पर मसाज करने के लिए काम का है। अब जॉइंट्स कौन से आपके किस प्रकार के हैं, किस जॉइंट में कहाँ किस प्रकार के तेल की मालिश की आवश्यकता है वो आपको देखना जरूरी है। बड़ा अच्छा गुणाकार बताया गया है सबका, एक एक चीज का परफेक्ट बताया गया। आपके शरीर को कितनी आवश्यकता है, अगर उतनी मिल रही है तो फायदा है, नहीं सर्वथा बंद हो जाएगा तो नुकसान ज्यादा। अब ये बात हमको समझ लेनी है सर। बोलिए अगर अब क्या है आजकल कई जात के तेल निकल रहे हैं उसमें से बचिए आप। कोई सफोला बोलेगा, कोई सनराइज बोलेगा, कोई जो है सर्वगंध वो बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं। ये आप दूसरे किसी तेल में मत जाइए क्योंकि ये गुणधर्म सब में नहीं मिलेगा। आप बोलो सोयाबीन का तेल आपके काम का नहीं है, वो क्या बोलते हैं करड़ी का तेल और राइस ब्रांड राइस का ऑयल, सोनामुखी का तेल और सूर्यमुखी का सब बंद करिए। सफोला भी काम का नहीं, फॉर्च्यून भी काम का नहीं, और डबल रिफाइंड तो फुल से टच मत करना, नहीं तो कैंसर होने के चांस बढ़ जाएंगे। बोलिए अब प्रश्न किसको पूछना है? हाँ जी सर जी, तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चन। सुनीता आंटी। साहिब जी, हमारे यहाँ साध्वी जी महाराज आए हुए हैं। उनको उनका आरपीएस वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो 0-2 से होना चाहिए, 0 से 2 होना चाहिए, उनका 20 है। तो मैं उनको इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, तो मैं उनको क्या आहार बहराऊं उनको कि जो उनको साता पहुंचे? वो पहले ही ध्यान रखना था, आप अलग से मोबाइल पर बात कर लेना, उनके कंडीशन बता करके बात करना। ठीक है साहिब जी, ठीक है। उनकी सारी हिस्ट्री थोड़ी बताएंगे साथ में और कंडीशन से बात करेंगे, जरूर बताएंगे। अभी यहाँ ठीक के है साहिब हिसाब जी। का जो सब्जेक्ट चल रहा है इसके बाद। हाँ है भाई पूछिए, बोलिए। મારા સાહેબ જેવી રીતે બીજા બધા તેલમાં મિલાવટ આવે છે, જાનવરોની ચરબી આવે છે, એવી રીતે કેસ્ટર ઓઇલમાં પણ સંભવિત ખરું એવું? ના કેસ્ટર ઓઇલ છે ને એ ઝાડ જ જુદું છે, એટલે એમાં કોઈ સંભાવના નથી, પણ એને રિફાઇન ના કરો તો ઓરિજિનલ તમારે કેસ્ટર ઓઇલ ચોખ્ખું બચે। એટલે એનું લક્ષણ છે કે પીલાશ હોવી જોઈએ અને એકદમ ઘટ્ટ જાડું હોવું જોઈએ, એની સુગંધ અંદર હોવી જોઈએ। આ 3 વસ્તુ જોઈ લેવાની। એટલે જો રિફાઇન કરી દે તો અત્યારે મેડિકલમાં કેસ્ટર ઓઇલ મળે છે, एकदम सफेद ट्रांसपेरेंट મળે છે, ये समझी लेओ कि केमिकल से उन्होंने रिफाइंड किया है।
ઓકે आपको એટલે प्योर मिलेगा, विदाउट रिफाइंड का प्योर मिलेगा, तो वातनाशक का सबसे बड़ा दवाई का काम उसके अंदर गुण है। ઓકે એટલે મેડિકલમાં નહીં પ્રિફર નહીં કરીને કોઈ અનાજ કરિયાણાની દુકાનમાં પ્રિફર કરવું વધારે સારું घाणी वाला त्याथी ले जाओ। ઘાણીવાળાને ત્યાંથી ઓકે Is anyone else have any question? सर जी ये तेल के बारे में नहीं है, बट अभी विंटर चालू हुआ है तो एवरीवन इज ये च्यवनप्राश खाते हैं सर जी, तो उसमें ऑयल रहते हैं उसमें भी नहीं? च्यवनप्राश पे घी आएगा, तेल नहीं आएगा। अच्छा। और वो भी कौन डालता है, कैसा डालता है, वो देखना पड़ेगा। अब कोई अगर शुद्ध घी में च्यवनप्राश बनाएगा तो की बात है, नहीं तो फिर विश्वास में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ओके सर जी। और वो सुबह खाना? सभी घी आजकल जो आ रहे हैं वो ज्यादातर घी जो है बिल्कुल नुकसान वाले मिक्सअप आ रहे हैं। 40% उसके अंदर रहता है पाम ऑयल, 40% रहता है पिग फैट और 10% एसेंस और कलर डाल करके बिजनेस कर रहे हैं, तो वो नुकसान जरूर करेगा। अब वही लेकर च्यवनप्राश बनाएंगे तो आपके पेट में तो वही जाएगा ना। शुद्धता पर ध्यान दीजिए, अगर शुद्ध सही है तो फायदा करेगा। सर जी मामा बनाते हैं घर पे, तो वो दिया है। ओके। हाँ, नरेंद्र भाई बांटिया जी। अब नरेंद्र- मेरा ये घर में बनाते च्यवनप्राश, उसको आंवला को उबाल करके बहुत अच्छा है, बहुत केसर और डाल के उसमें। ठीक बहुत है, अच्छा है। धन्यवाद। शिल्पा बेन शाह। મથે નંદાવી સાહેબજી, મેં હમણાં પ્રીવિયસ પહેલાના હમણાં વિડીયો જોયા તો એમાં તાવના વિશે જે હતું એનું પૂછું હમણાં કે તાવ આવે, શરીર લડવા માટે તાવ બોડી આપણે સિમ્પટમ્સ બતાવે, પણ પછી કેટલા સુધી આપણે રાહ જોવાની? એટલે નોર્મલી આપણે બુખાર આવે તો પછી કેટલી વાર સુધી એને દવા ન આપીએ તો ચાલે? દવા આપવાની જ નહીં માજી, ગરમ ગરમ પાણી પીવડાવવાનું, ખ્યાલ આવ્યા? તુલસીના પાન અને હળદર સાથે થોડું ગરમ પાણી પીવડાવો, 3 દિવસની અંદર બધું ક્લિયર થઈ જાય। દવા અચ્છા, આપવાથી કોઈ મતલબ નથી। અચ્છા, એ કે માથા ઉપર તાવ ચડી જાય તો એમ થઈ જાય એવું કઈ નહીં? પણ ચડે તો પછીની વાત છે, નથી ચડતું એ પહેલાથી જ તમે આ કરો ને, નહીં તો ડોક્ટરની દવા વધારે આવશે તો ઉપરથી ચડશે। હા હા ખ્યાલ હા આવ્યો? કયું તાવ છે, કેવી જાતનું તાવ છે એ નિર્ણય કરવાનો પહેલા, નિદાન થઈ જવું જોઈએ। મોસ્ટલી શરદી ખાંસીનું જ હોય છે, ક્યારે માંદા પડે તો છોકરા? શરદી ખાંસીનું હોય એટલે કઈ ચિંતા કરવાની નહીં। શરદી ખાંસીનો તાવ જે છે, શરદી મટાડો એટલે મટી જાય। એટલે ગરમ ગરમ પાણી પીઓ ને તુલસીના પાન ને હળદરથી મટી જાય, પછી કોઈ સવાલ નહીં। હા, અને સાહેબજી મેથી આપણે કોરી ચાવીએ તો ચાલે કે પલાળીને કરીએ એ સારું વાયુ માટે? પલાળવી જરૂરી છે। હા, એટલે ઓકે સર। પછી એરંડી તેલમાં કરીને પછી પાવડર કરી લો તો ડબલ ફાયદો। હા સર, નથી નંદન। नरेंद्र भाई आपको क्वेश्चन है? नहीं। ओके ओके, हाँ ओके सर जी। So tomorrow भी फ्राइडे है, सैटरडे है, तो टुमारो गंधर्वाद की क्लास रहेगी, और उसके बाद 7 to 8 PM गंधर्वाद की क्लास रहेगी, और उसके बाद जैना की क्लास रहेगी जो नॉर्थ अमेरिका के लिए है। तो प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। नमो अरियन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सर्वसाधनं। हे सुपंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलांच सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्राद्या चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पंथ चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम,
सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति मथेन वंदामि मथ्थनं वन्दामि लालवन्ना साहेब जी त्रिकाल वंदा कालवन्ना साहेब जी आज